आज हम ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स यानी GNNs की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई सूखी अकादमिक चर्चा नहीं होगी। सोचिए, आप Amazon में एक प्रोडक्ट मैनेजर हैं और आपको बिक्री बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट बंडल बनाने हैं। अच्छा, तो आप कैसे तय करेंगे कि कौन सी चीजें एक साथ अच्छी लगेंगी? यही आज का हमारा मिशन है। हमारे पास एक तकनीकी किताब का अध्याय है जो हमें सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि इसे असल में करके दिखाता है। मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ, हम देखेंगे कि GNNs का इस्तेमाल करके कैसे Amazon के लाखों प्रोडक्ट्स के बीच जो छिपे हुए कनेक्शंस हैं उन्हें उजागर किया जा सकता है। बिल्कुल। हम सिर्फ एक प्रोडक्ट को उसके विवरण से नहीं बल्कि इस आधार पर समझेंगे कि उसे किन दूसरी चीजों के साथ खरीदा जाता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति को उसके दोस्तों के आधार पर समझना। सही कहा। और इस काम के लिए हमारे पास दो मुख्य खिलाड़ी हैं। एक है ग्राफ कन्वेंशनल नेटवर्क्स या GCNs और दूसरा है ग्राफसेज यानी ग्राफसाज। तो चलिए इस डेटा के जाल को सुलझाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हम एक ऐसा प्रोडक्ट बंडल बना सकते हैं जो वाकई काम का हो। हाँ, न कि सिर्फ कंप्यूटर का बनाया हुआ कोई अजीब सा कॉम्बिनेशन। बिल्कुल ठीक है, तो Amazon प्रोडक्ट्स डेटा सेट, ये नाम सुनने में जितना बड़ा लगता है ये है भी उतना ही विशाल। हाँ, ये कोई छोटा मोटा डेटा सेट नहीं है। हम लगभग 25 लाख प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। 25 लाख? जी, जिन्हें हम अपनी ग्राफ की भाषा में नोड्स कहेंगे। हाँ। और इन प्रोडक्ट्स के बीच 6 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा सह खरीद के कनेक्शन हैं। 6 करोड़? मतलब एजेस। ये तो एक बहुत ही घना और उलझा हुआ नेटवर्क है। बिल्कुल, और हमारा काम इसी नेटवर्क का विश्लेषण करके ये पता लगाना है कि कोई प्रोडक्ट किस श्रेणी का है। 6 करोड़ कनेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई किताब खरीदता है तो वो लाखों दूसरी चीजों से जुड़ी हो सकती है। तो हम एक प्रोडक्ट को अकेले में नहीं देख रहे हैं। नहीं, हम उसे उसके पूरे सामाजिक दायरे में देख रहे हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। है ना? और जाहिर है इतने बड़े ग्राफ पर एक साथ काम करना वो लगभग असंभव है। हाँ, वो तो है। इसलिए जैसा कि स्रोत बताता है, पहला कदम डेटा को संभालने लायक बनाना है। हम पूरे ग्राफ का एक छोटा प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं जिसे सब ग्राफ कहते हैं। अच्छा, एक छोटा सैंपल। हाँ, फिर हम अपने दोनों मॉडलों GCN और ग्राफसेज को इस सब ग्राफ पर प्रशिक्षित करेंगे और देखेंगे कि वे कैसा प्रदर्शन करते हैं। ये तरह से बड़े महासागर में उतरने से पहले स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करने जैसा हुआ। बिल्कुल सही। तो हमारे दो तैराक हैं, GCN और ग्राफसेज। स्रोत इन दोनों की संरचना दिखाता है, लेकिन इनके काम करने के तरीके में एक बुनियादी फर्क है ना? हाँ, और ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम इतने बड़े डेटा के साथ काम कर रहे हों। GCN को आप एक ऐसे जासूस की तरह समझ सकते हैं। जासूस? हाँ, जो किसी केस को सुलझाने के लिए शहर के हर व्यक्ति से बात करता है। वो पूरे ग्राफ, पूरे नेटवर्क को एक साथ देखता है ताकि हर नोड के बारे में सीख सके। मतलब ये बहुत संपूर्ण तरीका है। बहुत ज्यादा, लेकिन ये छोटे नेटवर्क के लिए ही व्यवहारिक है। और ग्राफसेज, वो कैसा जासूस है? ग्राफसेज ज्यादा स्मार्ट और कुशल जासूस है। उसे पता है कि हर किसी से बात करने का समय नहीं है। इसलिए वो हर नोड के लिए उसके सबसे करीबी पड़ोसियों का एक सैंपल लेता है और सिर्फ उनसे जानकारी इकट्ठा करता है। अच्छा, तो ये ऐसा हुआ जैसे किसी के बारे में जानने के लिए उसके सबसे अच्छे दोस्तों के ग्रुप से बात कर ली जाए। बिल्कुल, और इसी वजह से ग्राफसेज बहुत बड़े ग्राफ पर भी तेजी से काम कर सकता है। समझ गया। तो प्रशिक्षण के बाद स्रोत में ट्रेनिंग और वैलिडेशन लॉस के ग्राफ दिखाए गए। मैंने देखा कि दोनों ग्राफ में एक जैसा पैटर्न है। हाँ। ट्रेनिंग लॉस तो लगातार कम होता जाता है, लेकिन एक बिंदु के बाद वैलिडेशन लॉस बढ़ने लगता है। ये तो अच्छा संकेत नहीं लगता। नहीं, ये ओवरफिटिंग का एक क्लासिक मामला है और मशीन लर्निंग में ये एक बहुत आम समस्या है। ओवरफिटिंग? इसे ऐसे समझिए कि मॉडल ने ट्रेनिंग डेटा को इतनी अच्छी तरह से रट लिया है। हाँ, कि उसने डेटा के शोर और छोटी छोटी गैर जरूरी बातों को भी याद कर लिया है। मतलब वो उस छात्र जैसा हो गया है जो परीक्षा की तैयारी के लिए किताब को रट लेता है। हाँ, उसे किताब तो पूरी याद है, लेकिन अगर सवाल थोड़ा भी घुमाकर पूछ लिया जाए तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। बिल्कुल सही एनालॉग है। वो नए अनदेखे डेटा पर अच्छा प्रदर्शन करने की अपनी क्षमता खो देता है। तो हमारे ग्राफ्स में ये कब हो रहा है? स्रोत में जो ग्राफ हैं वो दिखाते हैं कि ये लगभग 20 इपॉक
यानी ट्रेनिंग के 20 दौर के बाद होना शुरू हो जाता है। अच्छा, असल दुनिया में हमारा लक्ष्य इसी बिंदु से ठीक पहले मॉडल को रोकना होता है, जहां वो रटने और सीखने के बीच सबसे अच्छे संतुलन में होता है। तो इन दोनों मॉडलों ने इस परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया? स्रोत में F1 स्कोर और लॉग लॉस की एक तालिका है। पहली नजर में तो GCN थोड़ा आगे दिख रहा है। हाँ, शुरुआती नतीजों में GCN थोड़ा बेहतर था। उसका F1 स्कोर 0.781 था, जबकि ग्राफसेज का 0.733 था। लेकिन असली कहानी तब सामने आती है जब हम श्रेणियों के हिसाब से प्रदर्शन देखते हैं। दोनों मॉडल किताबें और CD और वाइनाइल जैसी श्रेणियों को पहचानने में कमाल के थे। इतनी सटीकता थी? सटीकता 95% से भी ज्यादा थी। वाह, इसका क्या कारण हो सकता है? शायद इसलिए कि जो लोग एक किताब खरीदते हैं वे अक्सर उसी तरह की दूसरी किताबें भी खरीदते हैं। शायद यही वजह है। कनेक्शंस बहुत साफ होते हैं। इन श्रेणियों में उत्पादों के बीच संबंध बहुत स्पष्ट और घने होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी श्रेणी में दोनों ही मॉडल संघर्ष करते दिखे। कितना? वहां सटीकता गिरकर सिर्फ 51-52% रह गई। इलेक्ट्रॉनिक्स में खराब प्रदर्शन, ये थोड़ा हैरान करने वाला है। मुझे लगता था कि लोग अक्सर फोन के साथ कवर और चार्जर खरीदते हैं, तो कनेक्शन तो साफ होने चाहिए। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या स्रोत बताता है कि ऐसा क्यों हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया किताबों से ज्यादा विशाल और मुतनव्वे है? स्रोत इसका सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। हो सकता है कि एक लैपटॉप खरीदने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि उसी ब्रांड का प्रिंटर खरीदे। सही बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स में विकल्प बहुत ज्यादा हैं और सह खरीद के पैटर्न उतने सीधे नहीं हैं जितने किताबों की दुनिया में है, जहां लोग एक ही लेखक या सीरीज की किताबें खरीदते हैं। ये समझ में आता है। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया, प्रोडक्ट बंडल का उदाहरण। हाँ, वो बहुत मजेदार था। तो हमारे बेसलाइन मॉडल ने मार्सेलीन के लिए क्या बंडल बनाया? ये नतीजा वाकई मजेदार था। मॉडल ने कुछ तार्किक चीजें सुझाई, जैसे एडवेंचर टाइम का ही एक और फिगर और माई लिटिल पोनी का एक फिगर। अच्छा, ये तो समझ में आता है। दोनों ही लोकप्रिय एनिमेटेड सीरीज के कलेक्टर आइटम है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक लेकिन है ना? हाँ, एक बड़ा लेकिन है। मॉडल ने साथ में समुद्री डाकुओं से जुड़ी चीजें भी सुझा दी, सोने के नकली सिक्के और एक दूरबीन। समुद्री डाकू? मार्सेलीन तो एक वैम्पायर रॉकस्टार है, उसका समुद्री डाकुओं से क्या लेना देना? यही तो बात है। मॉडल ने क्या सोचा होगा? मॉडल एडवेंचर और फैंटेसी जैसे बहुत व्यापक विषयों को तो पकड़ रहा है, लेकिन वो संदर्भ को नहीं समझ पा रहा। अच्छा। उसने एडवेंचर टाइम से एडवेंचर शब्द उठाया और इसे समुद्री डाकुओं के एडवेंचर से जोड़ दिया। ये तो एक संकेत है कि हमारा मॉडल अभी थोड़ा भोला है और उसे बेहतर बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। तो हमारे पास एक बेसलाइन है, लेकिन ये समुद्री डाकू वाली बात थोड़ी अजीब है। मॉडल कहीं ना कहीं भटक रहा है। स्रोत इसे ठीक करने के लिए एग्रीगेशन मेथड्स की बात करता है। जहां तक मैं समझता हूं, ये तय करने का तरीका है कि एक प्रोडक्ट अपने पड़ोसियों की बात कैसे सुनेगा। क्या वो सबकी सुनेगा या सिर्फ सबसे ऊंची आवाज वाले की? बिल्कुल सही पकड़ा। एग्रीगेशन GNN का दिल है। डिफॉल्ट तरीका मीन यानी औसत है, सबकी बात बराबर सुनना। एक लोकतांत्रिक तरीका। हाँ, लेकिन स्रोत ने जब सम यानी सबकी राय जोड़ना और मैक्स यानी सिर्फ सबसे मजबूत सिग्नल को सुनने की कोशिश की, तो नतीजे चौंकाने वाले थे। और वो क्या थे? मैक्स एग्रीगेशन ने सबसे अच्छा F1 स्कोर 0.7449 और सबसे कम लॉग लॉस दिया। ये तो बहुत गहरा इंसाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि हर सह खरीद बराबर नहीं होती। सही। एक औसत ग्राहक की राय लेने के बजाय मॉडल कह रहा है कि एक सुपर फैन की खरीदारी, जो बहुत ही सटीक है, ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। ये विजडम ऑफ द क्राउड के बजाय विजडम ऑफ द एक्सपर्ट जैसा हो गया। वाओ। और यही GNNs की खूबसूरती है। ये हमें सिर्फ औसत पैटर्न नहीं, बल्कि नेटवर्क के अंदर छिपे हुए सबसे प्रभावशाली कनेक्शंस को पहचानने में मदद करते हैं। और बात सिर्फ एग्रीगेशन की नहीं है। मॉडल को सुधारने के लिए ड्रॉप आउट और मॉडल डेप्थ का भी जिक्र है। हाँ, ये ड्रॉप आउट वाला आइडिया मुझे हमेशा दिलचस्प लगता है। मतलब हम मॉडल को जानबूझकर कम जानकारी दे रहे हैं ताकि वो बेहतर सीखे। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी छात्र को रट्टा मारने से रोकने के लिए उसके नोट्स छीन लेना। हाँ, बेहतरीन एनालॉजी है। आप उसे किसी एक जवाब या किसी एक कनेक्शन पर बहुत ज्यादा निर्भर होने से रोक रहे हैं। तो हम कुछ कनेक्शन हटा देते हैं। प्रशिक्षण के दौरान आप बेतरतीब ढंग से कुछ कनेक्शंस को अनदेखा कर देते हैं। इससे मॉडल ज्यादा मजबूत बनता है।
स्रोत में 0%, 50% और 85% ड्रॉप आउट की तुलना की गई। और बेस्ट कौन सा था? 50% ने सबसे अच्छा काम किया, जिससे ओवरफिटिंग काफी कम हो गई। और मॉडल डेप्थ यानी परतों की संख्या का क्या, ये कैसे काम करता है? मॉडल डेप्थ का मतलब है कि जानकारी ग्राफ में कितनी दूर तक फैल सकती है। एक लेयर का मतलब है कि एक नोड सिर्फ अपने सीधे पड़ोसियों से सीख रहा है, यानी वन हॉप। हाँ। 2 लेयर्स का मतलब है कि हम सिर्फ सीधे दोस्तों यानी सह खरीद से नहीं, बल्कि दोस्तों के दोस्तों से भी सीख रहे हैं। तो ज्यादा लेयर्स हमेशा बेहतर होती होंगी, है ना? हम दोस्तों के दोस्तों तक जाना चाहेंगे। ऐसा सोचना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ एक समस्या है जिसे ओवर स्मूथिंग कहते हैं। ओवर स्मूथिंग? अगर आप बहुत ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं तो बार बार औसत निकालने की प्रक्रिया से सभी नोड्स की विशेषताएं एक दूसरे से इतनी मिल जाती हैं कि वे सब एक जैसे दिखने लगते हैं। अच्छा, उनकी अपनी पहचान खो जाती है। बिल्कुल। स्रोत से पता चलता है कि इस Amazon डेटा सेट के लिए 2 लेयर वाला मॉडल सबसे अच्छा काम करता है। ये सीखने और पहचान खोने के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है। तो अगर हम ये सब कुछ मैक्स जैसा बेहतर एग्रीगेशन, 50% ड्रॉप आउट और 2 लेयर्स इकट्ठा कर दें, तो हमारी पुरानी दोस्त मार्सेलीन के लिए जो बंडल बना था वो अब कैसा दिखेगा? क्या वो समुद्री डाकू वाले सिक्के अब भी वहां हैं? समुद्री डाकू अब जहाज लेकर जा चुके हैं। अच्छा। हंसते हुए। नया बंडल बहुत ज्यादा केंद्रित और तार्किक है। अब शीर्ष सुझावों में शामिल हैं एडवेंचर टाइम का ही एक और फिगर जो कि फिन है। ठीक है। द स्वॉर्ड ऑफ शनारा जो कि एक क्लासिक फैंटेसी उपन्यास है। वाइल्ड क्रैट्स की डीवीडी जो जानवरों पर आधारित एक लोकप्रिय बच्चों का शो है। और 2 मार्वल एक्शन फिगर, स्पाइडरमैन और एक अन्य सुपर हीरो। वाह, ये बंडल कहीं ज्यादा तर्कसंगत लगता है। ये सिर्फ फैंटेसी खिलौनों से हटकर एडवेंचर, पॉप कल्चर और प्रिय मीडिया कैरेक्टर्स की व्यापक लेकिन सुसंगत थीम पर आ गया है। बिल्कुल। इसमें खिलौने, किताबें और डीवीडी भी हैं, जो दिखाता है कि मॉडल अब सिर्फ एक ही प्रकार के उत्पाद तक सीमित नहीं है। हाँ, बल्कि एक ही तरह की रुचि को लक्षित कर रहा है। सही कहा। ये इन सुधारों की शक्ति को दर्शाता है। पहले का बंडल बिखरा हुआ था, लेकिन ये बंडल एक कहानी कहता है। ये एक ऐसे व्यक्ति को लक्षित करता है जो पॉप कल्चर, फैंटेसी और रोमांच पसंद करता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और स्रोत का सुझाव है कि इस तरह का बंडल बिक्री बढ़ाने की कहीं ज्यादा संभावना रखता है। ठीक है, हमने देख लिया कि ये मॉडल क्या करते हैं और कैसे उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं कि ये कैसे करते हैं। चलिए। स्रोत ग्राफ कन्वोल्यूशन की तुलना इमेज कन्वोल्यूशन से करता है। मैं कन्वोल्यूशन को एक फिल्टर की तरह सोचता हूं जो किनारों या बनावट का पता लगाने के लिए एक तस्वीर पर घूमता है, एक स्लाइडिंग विंडो की तरह। सही है। लेकिन ये ग्राफ पर कैसे काम करता है, जो एक व्यवस्थित ग्रिड की तरह नहीं होता। ग्राफ तो बेतरतीब और उलझावा होता है। यही GNN की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे खास बात है। एक इमेज में पिक्सेल्स एक व्यवस्थित ग्रिड में होते हैं, ऊपर नीचे बाएं दाएं। एक फिल्टर बस उस ग्रिड पर स्लाइड कर सकता है, लेकिन एक ग्राफ में, जैसा आपने कहा, कोई निश्चित ऊपर या बाएं नहीं होता। तो फिर फिल्टर को कहां स्लाइड करेंगे? यही सवाल है। तो एक स्लाइडिंग विंडो के बजाय हम मैसेज पासिंग नामक एक बहुत ही सहज और शक्तिशाली विचार का उपयोग करते हैं। मैसेज पासिंग? हाँ, इसे ऐसे सोचें, हर नोड अपने सभी पड़ोसियों को एक संदेश भेजता है जिसमें उसकी अपनी जानकारी होती है। ठीक है। फिर हर नोड अपने पड़ोसियों से आने वाले सभी संदेशों को इकट्ठा करता है। ये हमारा एग्रीगेशन स्टेप है। वही मीन, मैक्स या सम वाला। हाँ, और अंत में वो नोड उस इकट्ठी की गई जानकारी और अपनी पुरानी जानकारी का उपयोग करके अपनी स्थिति या अपनी विशेषताओं को अपडेट कर लेता है। अच्छा, तो ये एक तरह की पड़ोस की मीटिंग जैसा है, जहां हर कोई अपनी बात कहता है और फिर आप सबकी सुनकर अपनी राय बनाते हैं। बिल्कुल। और जब ये प्रक्रिया परतों में दोहराई जाती है तो जानकारी पूरे नेटवर्क में फैल जाती है। मतलब एक 2 लेयर मॉडल में मैं न केवल अपने पड़ोसियों से बल्कि अपने पड़ोसियों के पड़ोसियों से भी सीख रहा हूँ। बिल्कुल। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे परम्यूटेशन इनवेरिएंस कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप पड़ोसी A से पहले संदेश सुनते हैं या पड़ोसी B से। अंतिम परिणाम वही होना चाहिए। अच्छा, क्रम मायने नहीं रखता? नहीं रखता। और यही कारण है कि सम या मीन जैसे ऑपरेशन इतने उपयोगी होते हैं, क्योंकि वे क्रम पर निर्भर नहीं करते। यह ग्राफ की लचीली संरचना के लिए एकदम सही है। तो हमने GNN की एक उच्च स्तरीय अवधारणा से शुरुआत की।
अमेजन के लिए एक व्यवहारिक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इंजन बनाया, उसे समुद्री डाकू की अजीब सलाह से एक समझदार बंडल बनाने तक बेहतर किया, और यहाँ तक कि इसके पीछे की कार्यप्रणाली पर भी एक नजर डाली। हाँ, हमने काफी कुछ कवर कर लिया। मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि डेटा पॉइंट्स को अलग थलग देखने के बजाय उनके बीच के रिश्तों यानी ग्राफ को समझना कितनी शक्तिशाली अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। बिल्कुल, और इन मॉडलों को बनाने और सुधारने की प्रक्रिया यह भी दिखाती है कि कोई एक सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं होता। सही है। सही एग्रीगेशन, सही गहराई और सही ड्रॉप आउट दर चुनना पूरी तरह से समस्या और डेटा की संरचना पर निर्भर करता है। शायद इलेक्ट्रॉनिक्स श्रेणी में खराब प्रदर्शन इसलिए था क्योंकि उन उत्पादों के बीच के कनेक्शन उतने मजबूत या स्पष्ट नहीं थे। हर समस्या के लिए प्रयोग और अनुभव की जरूरत होती है। अंत में एक विचार, स्रोत ने सह खरीद डेटा पर ध्यान केंद्रित किया, जो कि बहुत सीधा और स्पष्ट है। लोग एक साथ क्या खरीदते हैं जी, लेकिन क्या होगा अगर हम और भी सूक्ष्म संकेतों से ग्राफ बना सकें, जैसे वे उत्पाद जिन्हें लोग देखते तो हैं पर खरीदते नहीं। अच्छा, या वे उत्पाद जो कई लोगों की विश लिस्ट में एक साथ मौजूद हैं। ये तो बहुत दिलचस्प होगा। यह एक मॉडल द्वारा सीखे जाने वाले संबंधों को कैसे बदल सकता है, और ये किस तरह के नए, शायद और भी आश्चर्यजनक प्रोडक्ट बंडल बना सकता है। शायद तब हमें पता चले कि लोग गुप्त रूप से वैम्पायर रॉकस्टार के साथ और क्या खरीदना चाहते हैं।